हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस है 2023 एग्जाम से संबंधित फिजिक्स का। तो इसका चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसका पिछला वीडियो में जो है सो हम लोग पिछला चैप्टर कर रहे हैं, तो चैप्टर वाइज कर रहे हैं और चैप्टर से बाहर कहीं नहीं एग्जाम में पूछा जाता है, तो चैप्टर वाइज कर रहे हैं हम। एक चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है वो सब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह ही एग्जाम से संबंधित कंटेंट आपको सही समय पर उपलब्ध हो जाए। और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। और बिना हिचकिचाहट के आप एग्जाम से संबंधित कोई भी कंफ्यूजिंग या समस्या हो तो उसे आप पूछ सकते हैं बिना हिचकिचाहट के। चलिए बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विद्युत यंत्र एमीटर के द्वारा किसी विद्युतीय साधन से प्रवाहित विद्युत धारा की माप की जाती है। एमीटर का प्रतिरोध, तो आप लोग कहीं भी क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़िए। अगर एक बार में समझ आ जाए तो बहुत अच्छा, दो बार में समझ आ जाता है बहुत और अच्छा। तो क्वेश्चन को समझने के बाद ही आंसर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को समझने से पहले ही आप लोग धड़फड़ा के आंसर दे देते हैं। तो हड़बड़ाइए नहीं, ध्यान को एकत्रित कीजिए, टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए, चाहे कहीं भी हो, कोई भी हो। तो क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। हम लगे कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम दो बार भी क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। तो कहता है कि विद्युत यंत्र एमीटर के द्वारा किसी विद्युतीय साधन से प्रवाहित विद्युत धारा की माप की जाती है, यानी कि मापा जाता है। तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए में है बहुत कम होगा, ऑप्शन बी है कम, ऑप्शन सी है बहुत अधिक, ऑप्शन डी है अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, बहुत अधिक, यानी कि अधिक होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है सो किसका उपयोग किया जाता है? इस्पात, पित्तल, नर्म लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नर्म लोहा का उपयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन यानी कि ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, और अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा फीडबैक में वीडियो कैसा लगा। और लाइक करना नहीं भूलिए, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। और आपको कितना अटेम्प्ट करने के बाद कितना सही हुआ ये जरूर बताइएगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्योंकि यह जो है सो गेसिंग क्वेश्चन है, गेस कर रहे हैं हम लोग। तो विद्युत परिपथ में क्वेश्चन नंबर थ्री है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है, यानी कि विद्युत परिपथ में विद्युत करंट फॉलो हो रहा है, तो उसको धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, इनमें से सब है। क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, एमीटर का उपयोग करते हैं विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापने में, एमीटर का प्रयोग करते हैं। ये देखिए बिहार मॉडल क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, ये देखिए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन। और बिहार मॉडल यहाँ पर देखिए, यह बिहार मॉडल क्वेश्चन है। कहता है बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? बिजली घंटी जो होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रभाव पर जो है सो बिजली घंटी विद्युत धारा के प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन सी है कूलॉम, ऑप्शन डी है कूलॉम। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। तो वोल्ट जो है सो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। हमारे साथ बोला कीजिए, इसे याद हो जाएगा।
नेक्स्ट है 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पमांक क्या है? 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पमांक है। ऑप्शन में है 0.1 ए यानी कि 0.1 ए, 0.0 ए 1 एम्पियर, ऑप्शन सी है 0.2 एम्पियर, ऑप्शन डी है 0.02 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर जो होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है 0.1 एम्पियर। यह बिहार मॉडल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का एक उदाहरण लिखे। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का एक उदाहरण लिखे। ऑप्शन ए में है मोटर, ऑप्शन बी में है डायनमो, ऑप्शन सी में है बिजली की घंटी, ऑप्शन डी में है वोल्टमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिजली की घंटी। बिजली की घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखिए। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करना होगा? विद्युत मोटर का, डायनमो का, वोल्टमीटर का या अमीटर का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डायनमो का, जो है प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। नेक्स्ट है कि टंगस्टन कितने डिग्री ताप तक पिघलता है? टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? ऑप्शन ए है 3000 डिग्री सेल्सियस, 1520 डिग्री सेल्सियस, 3025 डिग्री सेल्सियस या 2000 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3000 डिग्री सेल्सियस पर जो है सो टंगस्टन पिघलता है। चलिए नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट की आवृत्ति पूछ रहा है 20 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट 50 हर्ट्ज है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट की जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। नेक्स्ट है चित्र में धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण सदिश B की दिशा है। चित्र में धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण की सदिश B की दिशा है कागज तल के लंबवत की ओर, कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर, कागज के तल में दाहिनी ओर और कागज के तल की ओर बाईं ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कागज तल के लंबवत की ओर। नेक्स्ट है चित्र में फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम प्रदर्शित है। चित्र में वाम हस्त प्रदर्शित है, दिखाया गया है। अंगूठा प्रदर्शित करता है, तो अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है? यह जो अंगूठा है एरो, यह क्या प्रदर्शित करता है? वहां से यहाँ तक प्रेरित धारा की दिशा या धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा या चुंबकीय प्रेरण सदिश की दिशा या इनमें से कोई नहीं। इसी तरह क्वेश्चन जो है सो आपको एग्जाम में आने वाला है और यही क्वेश्चन है क्योंकि चैप्टर वाइज है, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो चैप्टर से बाहर तो कहीं पूछेगा नहीं, पूछता है इसी में से। तो चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव बुक का नहीं देखे हैं तो हम बुक का भी कवर कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक करके देख सकते हैं। और आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले और लाइक करना नहीं भूलिए। और सभी टेंशन मुझ पे छोड़ दे, एग्जाम से संबंधित क्या कंटेंट पूछने वाला है, क्या क्वेश्चन आने वाला है, वो सब हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और नोट्स के लिए टेंशन न लीजिए, आपको हम फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा है। धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा है जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम प्रदर्शित करता है, अंगूठा। नेक्स्ट है कि 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं के आर पार 2 कूलम आवेश को पार करने में कितना विद्युत कार्य करना पड़ता है? 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं के आर पार 2 कूलम आवेश को पार करने में कितना विद्युत कार्य करना पड़ता है?
ऑप्शन ए में है 10 जूल, ऑप्शन बी में है 20 जूल, ऑप्शन सी में है 24 जूल, ऑप्शन डी में है 30 जूल। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, 10 जूल है। तो 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं के आर पार 2 कूलम आवेश को पार करने में जो है सो 10 जूल कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 10 ओम एवं 20 ओम को दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 20 ओम 20/3 ओम या 30 ओम या 10 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, 20 ओम। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा 20 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ओम के नियम का गणितीय रूप लिखे। फार्मूला भी आप लोग जो है सो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो फार्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या और संकेत जो है सो वो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक आध दो नंबर जो है सो आपको वहाँ से भी दिला सकता है। तो एक एक नंबर आपको एग्जाम में जो है सो मायने रखता है। एक नंबर का महत्व उससे पूछे जिसका नंबर 299 है। एक नंबर का महत्व उससे पीछे पूछे जो 400 नंबर 300 नंबर लाकर भी एक सब्जेक्ट में 29 से उसका जो है सो फेल हो गया है, तो उससे पूछिए। तो आप लोग एक एक नंबर के ध्यान में रखते हुए और राइटिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपका राइटिंग ही महत्वपूर्ण है जो एक्स्ट्रा नंबर दिला सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि ओम के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? आई बराबर यानी कि आई इक्वल टू वी आर, आई बराबर वी बटे आर, आई बराबर आर बटे वी, या आई बराबर वी प्लस आर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट है, आई बराबर वी बटे आर। तो राइटिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिए। राइटिंग अभी से लिखना ही शुरू कर दिए खूब अच्छी तरह से, यानी कि राइटिंग क्या लिखिएगा आप लोग जो है सो फेयर करते होंगे उसी को अच्छी तरह से फेयर कीजिए, और जो भी लिखते हैं उसको पढ़ा कीजिए 2 बार 3 बार, यानी कि एक रूटीन बना लिए, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ते जाइए और उसको फिर दूसरे सप्ताह में उसको दोहरा दीजिए, यानी कि संडे एक बार पढ़ते जाइए और संडे को संडे उसको रिवीजन मार दीजिए। बस इसी तरह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बी। तो विद्युत मोटर जो है सो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा दी जाती है। विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा दी जाती है ओम के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा जो है सो विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11, 14 और 15 में पूछा गया है, इनकी 1-2 साल करके गैप पूछा जाता है, और अभी जो है काफ़ी क्वेश्चन को गैपिंग हो गया है, 15 के बाद से नहीं पूछा गया है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है सो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, या रासायनिक प्रभाव है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ऊष्मीय प्रभाव पर जो है सो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा दी जाती है ओम के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के वाम हस्त द्वारा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त द्वारा, या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम जो द्वारा जो है सो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा दी जाती है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? वॉट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी होगा, एम्पियर। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार मॉडल भी है और 2016 में पूछा गया है। तो काफ़ी इसका जो है कई साल पहले पूछा गया, यानी कि 16/4/20, और ये जो है 22 चल रहा है, तो 23 यानी कि इनके 5-6-7 साल होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिहार मॉडल भी दे दिया है, तो इस क्वेश्चन जो है सो बिहार मॉडल में आने वाला है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक तार उसको कहते हैं जिसमें करंट फॉलो हो, जिसमें करंट जा सके। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? परमाणु गतिशील होता है, आयन गतिशील होता है, प्रोटॉन गतिशील होता है, ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, गतिशील इलेक्ट्रॉन जो है सो गतिशील होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सॉरी आयन होगा, डी में करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, बी जो है सो इसका राइट आंसर है, आयन गतिशील होगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए में है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है, या चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं और ये होती है जिनका उद्भव तार से होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट है, वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि डायनमो से कैसी धारा प्रवाहित होती है? डायनमो से कैसी धारा प्रवाहित होती है? प्रत्यावर्ती या दिष्ट धारा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्रत्यावर्ती मतलब होता है AC और दिष्ट मतलब होता है DC। तो कौन सा, यानी कि अल्टरनेटिव करंट या डायरेक्ट करंट? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, यानी कि दोनों, प्रत्यावर्ती धारा भी दिष्ट धारा भी, यानी कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट भी डायनमो से धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सिरा मतलब ऊपरी भाग को कहते हैं सिरा, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है यानी कि ऊपर जाने पर घटता है, या इस सभी बिंदुओं पर समान होता है यानी कि इक्वल होता है यानी कि बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट, यानी कि शून्य होता है, यानी किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिणी की ओर होगी, पूर्व की ओर होगी, अधोमुखी की ओर होगी, या ऊपरी मुखी की ओर होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का? तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर है, ऊपरी मुखी। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित यानी कि पश्चिम की ओर कोई धारा जो है सो प्रक्षेपित किया गया है, तो धनावेशित कण पॉजिटिव कण जो है सो अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो ऊपरी मुखी होगी। यह 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली है, आयताकार इस तरह होता है, आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में आधे, ऑप्शन डी में चौथाई। तो आप लोग को जिस क्वेश्चन को करने में मज़ा आ रहा है क्वेश्चन जो है सो उतना वो तो बात सही है, जो आप लोग उस क्वेश्चन को एकदम खुशी खुशी कर लेते हैं। आप लोग को जो क्वेश्चन नहीं बनता है उस क्वेश्चन को बनाने का सोल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग देखिएगा कितना स्टूडेंट्स के सुने होंगे, कहता है कि अरे हम तो जितना पढ़ के गया उसमें से कुछ पूछा ही नहीं। तो वो स्टूडेंट जो है सो वैसा क्वेश्चन पढ़ के जाता है जिसमें उसको मन लगता है खूब। तो इतना समझे कि अच्छा बुक और अच्छा आदमी और अच्छा मास्टर कभी जल्दी समझ में नहीं आता है।
तो वैसा चीज़ पढ़िए, वैसा क्वेश्चन कीजिए जिसमें मन नहीं लग रहा होगा। जैसे कि देखिए हमारे वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप लोग को शायद मन लगे या न लगे, लेकिन हम आपको चाहते हैं कि क्वेश्चन को डीपली से समझा सके। कहता है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली है। तांबे की तार का क्या है? एक आयताकार कुंडली है और किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। किसी चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? 2, 1, आधे, चौथाई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1 होगा। नेक्स्ट है, और ये बिहार मॉडल क्वेश्चन है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सो इसका करेक्ट हो जाएगा बी, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर जो है सो 1 ओम और 2 एम 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान 2 एम्पियर होगा। नेक्स्ट है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कौन से उपकरण में? सेल में, वोल्टमीटर में, एमीटर में, कुंडली में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 29 का, तो ऑप्शन नंबर डी। कुंडली में जो है सो न ही माइनस का चिन्ह होता है, नहीं प्लस का चिन्ह होता है, नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है। चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है उत्तर दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व के बीचों बीच, उत्तर पश्चिम के बीचों बीच। तो अन्य चैनल पर आप लोग देखे होंगे, चाहे अन्य वीडियो में देखे होंगे, दूसरा वीडियो में आपको आसान से आसान क्वेश्चन कराता है, एकदम खूब आसान से आसान, और आपको उसमें मन लग रहा है खूब। तो वो जो चाहते हैं सो व्यूज बढ़ाना चाहता है और अपने यूट्यूब को ग्रोथ करना चाहता है, तो कोई बात नहीं, सभी चैनल ठीक है, लेकिन आप वैसा क्वेश्चन नहीं कीजिए जो जिस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से एकदम बना लेते हैं। वैसा क्वेश्चन बनाइए जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार 2 बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में क्लियरली आ जाएगा, ये हमारा विश्वास है। चलिए, तो कहता है चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व के बीचों बीच, उत्तर पश्चिम के बीचों बीच। चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है किस तरफ? आप लोग चुंबक को नचाते होंगे तो देखिएगा चुंबक किस दिशा में रुकता है, उत्तर दक्षिण दिशा में, या पूर्व पश्चिम दिशा में, या उत्तर पूर्व के बीचों बीच, या उत्तर पश्चिम के बीचों बीच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। आप लोग चुंबक को फेंक के देखिएगा, नचा के देखिएगा, जब भी रुकेगा तो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। तो आप लोग देखे होंगे कि मरा हुआ व्यक्ति को उत्तर दक्षिण दिशा में ही सुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ जो है सो मैग्नेटिक चुंबक, यानी कि पृथ्वी जो है सो उत्तर दक्षिण दिशा में जो है सो नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है सो दिमाग का पावर जो है सो कंज्यूम करता है, खींचता है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ कंज्यूम करने के कारण से दिमाग का IQ लेवल, यानी कि पावर जो है सो घट जाता है। तो जब भी सोएं तो पूर्व पश्चिम दिशा में घूम के सोएं। चलिए नेक्स्ट है, जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा, सुचालक मतलब होता है जिसमें करंट जा सके, और कुचालक मतलब होता है कि उसमें करंट नहीं जाता है। तो जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर उत्पन्न हो जाता है, क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, यानी या विद्युतीय क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है चारों ओर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 32। यदि 2 समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो, यदि 2 समांतर धारावाही तार का निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा उनमें प्रत्येक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 × 10⁻5 न्यूटन, 2 × 10⁻6 न्यूटन, 2 × 10⁻7 न्यूटन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 32 का? तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है। 2 × 10⁻7 न्यूटन जो है सो 2 समांतर धारावाही तार निर्वात में
1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो तथा उनमें प्रत्येक से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल कैसा होता है? तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट है, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, या एम्पियर मीटर होता है, या एम्पियर प्रति मीटर होता है, या टेस्ला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर की क्रिया का व्यवहारिक उपयोग है। तो विद्युत मोटर की क्रिया का व्यवहारिक उपयोग विचुंबक पर विद्युत धारा के प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, या विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सो बी इज द करेक्ट। विद्युत धारा पर चुंबक के प्रभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, या फ्लेमिंग ने? देखिए 14, 19 और 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा 35 का ऑप्शन नंबर ए है, फैराडे ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? मीटर का, वोल्टमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, या पोटेंशियोमीटर का? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी, वोल्टमीटर का। विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर यंत्र का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन, वोल्ट, वॉट, या जूल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा वॉट। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो वॉट। नेक्स्ट है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जनरेटर करता है, विद्युत मोटर करता है, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों मिलकर करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि विद्युत मोटर करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम, यानी कि बदलने का काम। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.22 या 0.20 कैलोरी, या 0.18 कैलोरी, या 0.24 कैलोरी? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 0.24 कैलोरी जैसे 1 जूल में होता है। नेक्स्ट है, डायनमो प्रदर्शित करता है। तो डायनमो क्या प्रदर्शित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 40 का? तो ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो प्रदर्शित करता है। तो डायनमो किससे में बदलता है? तो डायनमो जो है सो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 41 का? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं कि सर वीडियो छोटा ही रखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना है, थैंक यू, जय हिंद। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के माध्यम से जोड़िए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, और एक लाइक और एक फीडबैक देना नहीं भूलिए वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।